हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। गाइस फटाफट क्या करो, आप देखो अब तो ग्रेविटेशन भी स्टार्ट हो चुका है। तो आपको क्या करना है, जितना हो सके उतना ग्री ट्यूटोरियल इस प्लेटफॉर्म पे हर क्लास के बच्चों को शेयर करो। 6 स्टैंडर्ड, 7 स्टैंडर्ड, 8, 9, 10, 11, 12, क्योंकि गाइस इससे हमें एक मोटिवेशन आएगा और वीडियो कंटिन्यू आता रहेगा। गाइस फटाफट फटाफट क्या करो, वीडियो को शेयर करो और अपना प्यार एंड सपोर्ट दिखाओ। गाइस चलो स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन। गाइस एक क्वेश्चन भी मैं लास्ट में पूछूंगा, जो लास्ट में या मिडल में कहीं पूछ सकता हूं। जो सबसे पहले उसका आंसर देगा उसका कमेंट में नेक्स्ट वीडियो में नाम लेने वाला हूं। गाइस ग्रेविटेशन, ये ग्रेविटेशन जो आपके स्क्रीन पे जो चैप्टर दिख रहा है, ग्रेविटेशन का मतलब क्या होता है चलो मैं बताता हूं। मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है? ये ऑब्जेक्ट नीचे गया। कैसे नीचे गया? कुछ तो अट्रैक्शन होगा जो अपनी तरफ इसको खींच रहा है, जिसके कारण जैसे ही मैंने यहां से रिलीज किया पटाख से नीचे चला गया। तो यहां जो अट्रैक्शन था वो क्या था? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन था। ग्रेविटेशन ऑफ फोर्स इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या कर रहा था? भाई आजा आजा आजा, अट्रैक्ट कर रहा था। इसी अट्रैक्शन के कारण ये ऑब्जेक्ट कहां चला गया? नीचे चला गया। तो अर्थ पे रहने वाले हर ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन सा फोर्स रहता है? ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशन। और अर्थ अपनी तरफ उसको क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो अर्थ जिस फोर्स के कारण हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द अट्रैक्शन ऑफ अर्थ मास फॉर अ बॉडी नियर इट्स सरफेस। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो भी जितने भी ऑब्जेक्ट है अर्थ के पास में, सभी ऑब्जेक्ट अपने सभी को अर्थ अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन। गाइस आगे चलते हैं। सर्कुलर मोशन क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन भाई बहुत सिंपल है। मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। चलो अभी नहीं समझा, ये समझाता हूं। मान लो ये सर्कल का सर्कमफरेंस है। कोई पार्टिकल अगर इस पाथ पे मोशन परफॉर्म कर रहा है, इस पाथ पे अगर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ओके, इस पाथ में मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो हम उसको बोलेंगे सर्कुलर मोशन। मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। गाइस सर्कुलर मोशन वैसे दो पार्ट में डिवाइड है। एक है हमारा यूसीएम, एक है नॉन यूसीएम, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसके अंदर अगर पार्टिकल सेम स्पीड से ही घूम रहा है, सेम स्पीड से ही घूम रहा है, तो हो जाएगा हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पर पार्टिकल पहले जोर जोर से घुमा, फिर थक गया, फिर स्लो चलने लगा, फिर जोर जोर से घुमा, फिर थक गया, तो इसको बोलेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वैसे ये अभी आपको नहीं है, ये आगे जाके मिलेगा। अब चलते गाइस सेंट्रीपिटल फोर्स की तरफ। सेंट्रीपिटल फोर्स की तरफ गाइस, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, कौन सा मोशन? सर्कुलर मोशन। ध्यान से सुना यार मेरे दोस्त, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, कौन सा मोशन? सर्कुलर मोशन। सर्कल के सर्कमफरेंस पे चक्कर काट रहा है, काट रहा है, काट रहा है। और जो गाइस उस पे जो फोर्स एक्ट होता है ना, जो फोर्स एक्ट होता है, वो फोर्स कहां किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है? डायरेक्ट टुवर्ड द सेंटर। अब मान लो ये हमारा पार्टिकल इस पे घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, और इस पे जो फोर्स एक्ट होता है, फोर्स कहां की तरफ होता है? सेंटर की तरफ अट्रैक्टेड होता है। कहां रहता है? सेंटर की तरफ। डायरेक्ट टुवर्ड द सेंटर होता है। कहां होता है? डायरेक्ट टुवर्ड द सेंटर। और ये जो फोर्स होता है ना, और गाइस एक बात और बताओ, अगर ये फोर्स नहीं होता ना, तो ये कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं कर सकता। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ही पार्टिकल क्या परफॉर्म करते हैं? सर्कुलर मोशन। अब मान लो मैंने एक स्ट्रिंग लिया, ये स्ट्रिंग ऐसे मैं जो गोल गोल से घुमा रहा हूं, गोल गोल से घुमा रहा हूं, तो स्ट्रिंग का जो फोर्स है वो कहां एक्ट हो रहा है? अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ, सेंटर, डायरेक्ट टुवर्ड द सेंटर। और इसी को हम सेंटर सिकिंग फोर्स भी बोलते हैं। कौन सा फोर्स? सेंटर सिकिंग फोर्स। तो कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो उस पार्टिकल का जो फोर्स कहां एक्ट होता है? डायरेक्ट टुवर्ड द सेंटर। और जो भी फोर्स डायरेक्ट टुवर्ड द सेंटर होगा उसको क्या बोलेंगे हम? सेंटर सिकिंग फोर्स। अब मैं एक स्ट्रिंग लेके, मैंने स्ट्रिंग में स्टोन बांध दिया, ऐसे गोल 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 घुमा रहा हूं। अगर मैंने इसको छोड़ दिया, क्योंकि फोर्स मैंने रिलीज कर दिया ना, ये स्ट्रिंग दूर जाके एकदम टेंजेंशियली ऐसे दूर जाके नीचे गिरेगा। तो गाइस देखो लिखा है, अ फोर्स एक्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द सर्कल। कोई भी ऑब्जेक्ट जो किस पे घूम रहा है? सर्कल के अलोंग घूम रहा है, ओके। और वो उसका जो फोर्स रहता है, वो फोर्स कहां एक्ट होता है? इट इज इट इज डायरेक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ अ सर्कल, एंड दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। और इसी को क्या बोलेंगे हम? सेंट्रीपिटल फोर्स। इट इज डायरेक्ट टुवर्ड द सेंटर, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? सेंट्रीपिटल। मतलब कोई भी फोर्स डायरेक्ट टुवर्ड द सेंटर है, अगर अवे फ्रॉम द सेंटर है तो उसको बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल। पर अभी वो नहीं है, बिल्लावंत मिलेगा। अब चलते आगे। अब गाइस कैप्लार्स फर्स्ट लॉ, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज है, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है ना। चलो हम बताते हैं ना गाइस। जो प्लैनेट्स होता है, प्लैनेट्स का जो ऑर्बिट होता है, जिसमें वो घूमता है, प्लैनेट के जितने भी ऑर्बिट्स होते हैं वो ऑर्बिट इलिप्टिकल ऑर्बिट होते हैं। कौन से ऑर्बिट होता है? इलिप्टिकल। कैसा? ये देखो,
हर प्लैनेट एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में गोल गोल चक्कर काटता है, गोल गोल चक्कर काटता है, गोल गोल चक्कर काटता है। सही बन गया यार, क्या भारी चल रहा है। गोल गोल चक्कर काटता है और हर इलिप्स को दो फोकस होते हैं। कितने होते हैं फोकस, इसलिए आपके बुक में फोकाई लिखा हुआ है। हर इलिप्स को कितने फोकस होते हैं, दो फोकस होते हैं। और इन दो फोकस में से किसी एक फोकस पे सन बाबा हमारे क्या होते हैं, सिचुएटेड होते हैं, पड़े हुए रहते हैं, या तो इस पे या तो इस पे। जब भी फिर से याद कर लो, जो प्लैनेट का जो ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट मतलब जिसमें वो घूमता है, वो कैसा होता है, इलिप्टिकल होता है। और सन कहां होता है, सन सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकाई। फोकाई किसी एक फोकाई भी क्या होता है, वो सिचुएटेड होता है। द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज एन इलिप्स। कैसा होता है, इलिप्स होता है। एंड विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई, सन उसके किसी एक फोकस पे सिचुएटेड होता है। सो गाइस मेरे ख्याल से क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा सेकंड वाला, जो फर्स्ट वाला लॉ है, केप्लर्स फर्स्ट लॉ। ध्यान से समझ लो, एकदम प्यार से, बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल है। द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज एन इलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। प्लैनेट का जो ऑर्बिट होता है इलिप्टिकल होता है। अपने इलिप्टिकल ऑर्बिट में जब घूमता है तो हमेशा इलिप्स के पास दो फोकस होता है। कितने फोकस होते हैं, दो फोकस होते हैं। और दो में से किसी एक फोकस पे हमारे हमारे जो सूरज दादा हैं वो सिचुएटेड होते हैं। तो चलो आगे, नेक्स्ट केप्लर सेकंड लॉ। केप्लर सेकंड लॉ गाइस बहुत ज्यादा इसमें भी कंफ्यूजन क्रिएट किया है, पर सिंपल सा है। हम जब लाइन ज्वाइन करते हैं बिटवीन सन टू प्लैनेट, जब हम लाइन ज्वाइन कर रहे हैं, लाइन ज्वाइन कर रहे हैं सन टू प्लैनेट, और ये जब प्लैनेट ऐसे ऐसे घूमता है, ए टू बी जब पहुंचा, कहने का मतलब जो सिंपल लैंग्वेज ये बताता हूं, 1 आवर में अगर 1 घंटे में 2 किलोमीटर गया, 2 किलोमीटर स्पेस उसने कवर किया, तो दूसरे 1 घंटे में, मतलब दूसरे 1 घंटे में भी वो 2 किलोमीटर ही जाएगा, तीसरे 1 घंटे में भी वो 2 किलोमीटर ही जाएगा। मतलब स्विप्स इक्वल एरिया एंड इक्वल इंटर ऑफ टाइम। स्विप्स इक्वल एरिया एंड इक्वल इंटर ऑफ टाइम मतलब कि जब भी हम प्लैनेट और सन के बीच में एक लाइन ज्वाइन करते हैं, लाइन ज्वाइन करते हैं, तो हमें यह पता चलता है, जब वो रोटेशन ले रहा है, रोटेशन ले रहा है, तो हमें समझ में आ रहा है कि यार पहले घंटे में जितना कवर किया जगह, उतना ही दूसरे घंटे में भी कवर किया, उतना ही तीसरे घंटे में भी कवर किया। अब यहाँ डायग्राम देख के आपको दिखने में ऐसा अलग लगेगा, बट ये देखो यहाँ इस तरह से शेप दिया हुआ और यहाँ इस तरह का शेप दिया हुआ है। अगर हम पूरा एरिया निकालेंगे ना तो एरिया सेम निकलेगा। अगर टाइम सेम है तो एरिया भी सेम रहेगा। पहले 1 घंटे में 2 किलोमीटर, दूसरे 1 घंटे में भी वही सेम किलोमीटर। सो गाइस इन शॉर्ट इस तरह से याद रखो, स्विप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जितना 1 घंटे में उतना ही, दूसरे घंटे में भी उतना ही, तीसरे घंटे में उतना ही एरिया कवर करेगा। और यही केप्लर्स ने अपने सेकंड लॉ के थ्रू बताया, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्विप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके सो गाइस चलते हैं आज के लास्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारा केप्लर्स थर्ड लॉ। गाइस पता है इसको ना, मैं तो बोलूंगा इस तरह से याद रखो, इस तरह से। ओके ये टी मतलब टाइम पीरियड है, ये जो ऊपर दिया हुआ उसका मतलब स्क्वायर होता है, और ये प्रोपोर्शनल का साइन है। ये हमारा डिस्टेंस है, डिस्टेंस किसके बीच में, सन एंड प्लैनेट के बीच में। और ये जो पावर में है ये क्या है, क्यूब दिया हुआ है। ओके बस ये हमारा आर डिस्टेंस है, ये टाइम पीरियड है, ये डिस्टेंस ये टाइम पीरियड। अब इस तरह से बस याद रखो, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड, स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड। ओके स्क्वायर ऑफ पीरियड किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस। डिस्टेंस है क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस फ्रॉम सन टू प्लैनेट, सन टू प्लैनेट। ओके या तो फ्रॉम सन टू प्लैनेट या प्लैनेट टू सन, बात तो एक ही है। तो बस ये याद रखो गाइस, ये बस याद रखो, इतना सा बस आप याद रखोगे ना, काम खत्म हो जाएगा आपका। इतना सा क्या, इतना सा, स्क्वायर ऑफ पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन। स्क्वायर ऑफ पीरियड is directly proportional to cube of mean distance, cube of mean distance of a planet from the sun. ओके अब गाइस यहां छोटा सा ये इस तरह से, बस ये याद हो गया ना, आप स्टेटमेंट आराम से लिख सकते हो। टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। जब भी प्रोपोर्शनल के साइन को हम हटाएंगे तो दो चीजें लगती है, हमेशा दो चीजें लगती है, इक्वल और कांस्टेंट। क्या लगता है, इक्वल और कांस्टेंट। तो यहां लग गया, प्रोपोर्शनल के साइन का हटाया तो इक्वल और कांस्टेंट लग गया, ये हो गया आर क्यूब। आर क्यूब को हम कहाँ लेके आ जाएंगे, डिवाइड में लेके आ जाएंगे, टी अपॉन आर क्यूब इक्वल टू के। तो ये याद रखो, ये छोटा सा रिलेशन है, आपके एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता है। स्क्वायर ऑफ पीरियड, स्क्वायर ऑफ पीरियड तो रोटेशन लेता है सन के चारों तरफ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यूब ऑफ मेन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम दी सन। तो ये याद रखो, स्क्वायर ये है हमारा पीरियड, टाइम पीरियड, ये है हमारा मीन डिस्टेंस, और मीन डिस्टेंस को क्या करना, क्यूब। तो
स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, और वो जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड से वो सन के चारों तरफ रोटेट होता है। वो किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम दी सन। बस इतना याद कर लिया, काम खत्म हो गया। सो गाइस यहां मैंने केप्लर के तीनों लॉ भी खत्म कर दिए। तो गाइस मेरे ख्याल से आपको क्लियरली समझ में आ गया। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, अपना सपोर्ट एंड प्यार बनाए। थैंक यू सो मच गाइस एंड जय हिंद दोस्तों।